झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है जनरल साइंस क्वेश्चन। पार्ट नंबर ये 40 रहेगा। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लें, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं JSSC सीजीएल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये लेक्चर आपको किसी भी एग्जाम में फायदा पहुँचाएगा, जितना भी एग्जाम मेंशन है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलिए कि किसमें जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है अधिकतम होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार जो है अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया गया है, और वो जो है परसेंटेज कितना होता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यू विल गेट द करेक्ट आंसर इन कोर्स ऑफ वीडियो। आज क्लास शुरू करने से पहले कुछ मैं बात करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, झारखंड में निमौली बनकर तैयार हो गया है, तो JCC का वैलिड एग्जाम अब जो है कंडक्ट होगा। साथ ही साथ अब बाहर वाले भी फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन टफ होने वाला है। तो कमर आप लोग कस लीजिए और तैयारी आप लोग अच्छा से कीजिए। और बहुत लोगों का तो इशू था ना, पता आपको हिंदी और इंग्लिश और साथ ही साथ संस्कृत को भी ऐड किया गया है। तो पेपर 2 में हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ओके ना। तो ये भी चीज़ आपको मिलने वाला है। बाकी आप लोग तैयारी जबरदस्त कीजिए। पेपर 1 और 3 से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल यहाँ पे है। जनरल साइंस से देखिएगा काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा मेरे लेक्चर से। कंप्यूटर का आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और PSC सीरीज है, अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको भी जैसे मैं जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू करूँगा। आप लोग कनेक्ट रहिए। PDF इसका टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से कनेक्ट रहिएगा। क्विज ये सब शुरू किया जाएगा। बाकी आप लोग चैनल पर लाइक नहीं दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? पढ़ाने में कमी कर रहा हूँ क्या? लेक्चर तो आ ही जा रहा है लगभग, इतना एग्जाम नहीं हो रहा है फिर भी। तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए भाई, शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर अपने प्रॉब्लम चलता रहता है। आप लोग अगर नहीं कीजिएगा तो चीज़ आज आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? 45 डेसिबल है, 30 डेसिबल है, 60 डेसिबल है, फिर 80 डेसिबल है। लाउडनेस ऑफ साउंड जो होता है उसको हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं ना। लाउडनेस ऑफ साउंड जो कि डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर ना, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो वो जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो सुन सकता है वह 60 डेसिबल है। उससे ज़्यादा कर दीजिएगा तो उस कान बोलेगा कि हमसे ना हो पाएगा। तो नॉइज का लेवल देखिएगा, जो 60 डेसिबल का रेंज था, ये आपको देखिए यहाँ पे नॉर्मल कन्वर्सेशन है और बैकग्राउंड म्यूजिक। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो सामान्य बातचीत का जो लाउडनेस होता है वह कितना होता है, तो वह 60 डेसिबल होता है। तो उतना ही ध्वनि हम लोग के लिए प्रॉपर होता है, उपयुक्त होता है ना, इसको याद रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे लिप्स का है जो है सॉफ्ट म्यूजिक है, विस्पर है, ये सब जो है रस्टलिंग है, मतलब सरसराहट है। और भी सब जो है एवरेज जो नॉइज होता है होम में वो 40 डेसिबल होता है, 60 होता है। उसके बाद ऑफिस का नॉइज जो होता है ये सब आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ओके ना। तो ये सब रेंज दिया हुआ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला होता है कि कितना हम लोग सुन सकते हैं, 60, ओके ना। और नॉर्मल कन्वर्सेशन देकर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। तो 60 डेसिबल, उससे ज़्यादा जाएगा तो दिक्कत है। अगेन डेसिबल लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर किया जाता है, और इसमें ये जो है डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। और ये जो साउंड के बारे में बात किया जा रहा है, इसको याद रख लीजिएगा, यह एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यानी कि अगर देखिएगा कि मीडियम में जो वेव होता है उसका ट्रेवल, और जो पार्टिकल होता है मीडियम का, वो इसी तरह से ट्रेवल करता है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है, ओके ना। पैरेलल मूव करता है पार्टिकल और वेव दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर के बारे में, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है किसका माप है? समय का, गति का, दूरी का, ऊर्जा का। यह क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन में है जो कि बहुत ही बार रिपीट किया गया है। तो वर्ष देखकर लोगों को लगेगा कि यह टाइम का इसको यूनिट लगा दो, ठीक है। टाइम खुद एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो देखिए ये जो यूनिट है प्रकाश वर्ष, वह जैसे दूरी का है ना, डिस्टेंस का यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल हम लोग अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जैसे कि सन से मून आपको मेजर करना है, सन से अर्थ को मेजरमेंट करना है, डिस्टेंस को मेजर करना है, तब जाकर उसको जो डिस्टेंस मापते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोला जाता है, ओके। तो बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस जो है हम लोग मापते हैं लाइट ईयर में, तो ये डिस्टेंस का ही एक यूनिट है। आई होप कि ये आपको पता होगा। दो टर्म होता है लाइट ईयर के साथ साथ जो है एक पार्सेक भी याद रखिएगा। लाइट ईयर में कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, सॉरी यहाँ पे 15 मीटर होता है, लेकिन अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। गलत कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं किलोमीटर बोला था, ठीक ना। तो ये आपसे कभी कभी पूछ देते हैं कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, और 1 लाइट ईयर ध्यान दीजिएगा कभी कभी पार्सेक पूछा जाता है, तो पार्सेक में 3.08 लाइट ईयर होता है लगभग, देखिएगा तो, ओके ना। शायद 3.26 लाइट ईयर होता है, क्लियर। 3.26 लाइट ईयर होता है 1 पार्सेक में। तो इसको यह देखिएगा, दोनों जो है प्रकाश वर्ष का ही यूनिट है, और इसमें पार्सेक जो है थोड़ा सा लार्जर यूनिट हो जाता है, क्योंकि 3.26 टाइम्स आपका बड़ा हो जाएगा। आंसर इसका सी है, डिस्टेंस का, ओके ना। ऐसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, ओके ना। टाइम का सेकेंड होता है,
ऊर्जा का मतलब जूल होता है, ओके ना। और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है जो कि 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, 1 जूल। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहता है, तो उसको जो है हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पे इंडोस्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसको हार्मोन कहा जाता है। और इंडोस्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप लोग अगर देखिएगा तो ये सारे ऐसे ग्लैंड है जो कि अपना जो सिक्रेशन होता है, यानी कि जो भी फ्लूइड निकलता है वो डायरेक्ट जो है ब्लड में निकलता है, इसीलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, ओके। बाकी एंजाइम जो होता है सो वह बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। यही कैटालिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक कुछ ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है से इंक्रीज कर देता है। उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन उसका रेट को जो है से इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे जो आंसर है वो हार्मोन है। यहाँ पे कुछ देख लीजिएगा, इंडोस्राइन है और यहाँ पे एक्सोस्राइन ग्लैंड्स है। तो इंडोस्राइन और एक्सोस्राइन में यही अंतर होता है कि अपना सिक्रेशन डायरेक्ट जो है से ब्लड में जो है से सिक्रेट करता है, और ये जो है से आउटर सरफेस पे करता है। यहाँ जैसे कि एक पसीना है, तो पसीने का जो ग्लैंड होता है वह एक एक्सोस्राइन ग्लैंड में आता है। जैसे पसीना का जो जितना हम लोग का होता है ग्लैंड, वह 3 तरह का ग्लैंड हमारे बॉडी में पाया जाता है। शायद एक स्वीट से आज क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा। आंसर इज ए, हार्मोन। हार्मोन में साथ साथ ग्रोथ हार्मोन होता है, एसटीएच, इसको याद रखिएगा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ना, तो ये ग्रोथ हार्मोन इसको कहा जाता है। जिसमें पाया जाता है उसका लंबाई बढ़ जाएगा। विटामिन ए की कमी क्या 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 परिणाम है, तो इसको ना रतौंधी होता है, ओके ना, रतौंधी होता है। और या विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। 2 रोग होता है, एक जीरोथैल्मिया है, ये भी जो है आई से ही रिलेटेड है ना, जीरोथैल्मिया या आई से रिलेटेड है। अब एक ट्रोकोमा डिजीज है, ट्राकोमा एक डिजीज है, वो भी जो है आई से ही रिलेटेड है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और भी बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, ये सब आई से रिलेटेड डिजीज है। कभी कभी आपसे पूछ देता है ना छाटने के लिए कौन इसमें नहीं है, तो ये डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा बेरी बेरी जो है से बी से ही होता है, रटना नहीं है, बी से नाम है। रिकेट जो होता है से जो विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी जो होता है से विटामिन सी की कमी से होता है। देख लीजिए यहाँ पे सारा विटामिन लिखा हुआ है। विटामिन ए को केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, विटामिन डी को, बी कहाँ गया, बेरी बेरी, B1 जो होता है थायमिन होता है, कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है क्या, है यहाँ पे, देख लीजिएगा B1 थायमिन है। C जो होता है से एस्कोर्बिक एसिड होता है। D जो होता है से कैल्सीफेरॉल होता है। E जो होता है टोकोफेरॉल होता है। बहुत दिनों के बाद आज फिर से आया है, मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ABCD तो आपको हो गया, E K तक हो गया, K जो है सर फिलोक्विनिन के नाम से जाना जाता है। उसके साथ B1 वाला ना बहुत क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि विटामिन B1 का जो है से केमिकल नेम क्या है, तो थायमिन है। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन जो B3 है वह नियासिन होता है, इसी कमी से पेलाग्रा रोग होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद B5 को पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। 5 को याद रखिएगा, 5 है ना, सीखिएगा 5 होता है तो इसे याद रखिएगा कि यह P से ही स्टार्ट है ना, इस तरह से कुछ करके रखिएगा, याद रखिएगा। B6 को पैराडॉक्सिन बोला जाता है। B7 इसको ना बायोटिन बोला जाता है। B9 को जो है से फोलिक एसिड बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन विटामिन बी का, वह साइनोकोबालामिन के बारे में पूछा गया है। B12 होता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। पता चलिए होगा कि साइनोकोबालामिन लिखा हुआ है तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है। आंसर इसका हो चुका है सी, रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस को अंग्रेजी में कहा जाता है, वही विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल की कमी से होता है। सबसे ज़्यादा जो रिच सोर्स है वह है गाजर, कैरोट ना, जो कि खरगोश का एक फेवरेट फूड है। हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा है। तो हवा के पास क्या होता है, अगर आप बात कीजिएगा हवा और एक होता है आपका पवन, उसमें कुछ अंतर है, ठीक ना। तो हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा, तो अगर मैं टर्म यहाँ पे क्लियर करूँ, थोड़ा सा हिंदी पढ़ाता हूँ, पवन और हवा। हवा को आप लोग अंग्रेजी में ना एयर बोलते हैं, क्लियर है। और विंड, इसको ना विंड बोला जाता है। तो जो मूविंग एयर होता है ना, कि जो मूविंग एयर है वही जाकर विंड बन जाता है। तो जो विंड होता है ना, इसको आप लोग ना एयर जो है से एनर्जी नहीं बोलते हैं, विंड एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि एयर से एनर्जी नॉर्मली अगर स्टेशनरी पोजीशन में है तो उससे आप लोग हार्नेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन विंड है यानी कि बहता हुआ हवा है, तो उससे हार्नेस किया जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। तो इसमें जो होता है ना, जो उसमें गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा, यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, विच इज इक्वल टू हाफ mv², ओके ना, वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी ऑफ एयर, ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डी आंसर हो चुका है। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे ना एक विंड फॉर्म लगा हुआ है। तो विंड में क्या होता है कि ये सब आपको देखिएगा, ये सब जो से ब्लेड होता है वह सब घूमता है। उसके बाद जो इसका जो मोशन होता है उसे काम कराया जाता है, उसके बाद इससे काम कराया जाता है।
यहाँ पे ना जनरेटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जो है करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद यहाँ से पता होगा ट्रांसफार्मर को दिया जाता है, और ट्रांसफार्मर जो है क्या कर देता है? बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, यानी कि हाई कर देता है वोल्टेज को, और उसके बाद जो है सबको सेंड कर देता है। मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर तो आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे जनरेटर के बारे में। सॉरी, ये जनरेटर अलग चीज़ है ना। जनरेटर होता है, जनरेटर जो है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके ना। इसको उसके बाद इसको ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप होता है, स्टेप अप, अब एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पे जो लगाया जाता है ना, वह जो है स्टेप अप लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट जनरेटर से आप लोग वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है उसको आप लोग सेंड कीजिएगा ना कहीं पे दूसरा जगह, तो धीरे धीरे एनर्जी लॉस हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे रास्ते में लॉस होगा। क्योंकि आपको पता है कि तार में रेजिस्टेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है। क्लियर है? तो यहाँ से स्टेप अप लगाया जाता है, तो कितना कर देता है उसको? 33,000 वोल्टेज। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे 33,000 वोल्टेज कर देता है, और उसको जो है से उसको भेजा जाता है जहाँ पे नियरेस्ट, जहाँ उसका स्टेशन है। उसके बाद फिर से जो उसको जो ट्रांसफार्मर होता है उसको से 11,000 दिया जाता है। 11,000 से नॉर्मल हम लोग का जो गांव होता है या फिर शहर, वहाँ पे फिर से एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और वहाँ से 240 वोल्ट वह 1 फेज में आपको दे देता है। तो ये सारा कुछ कहानी होता है, ओके ना। तो पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी होता है। जो स्थिति ऊर्जा है इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो कि mgh के बराबर होता है। इसको P से आप लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके ना। या mgh होता है, और जो डैम होता है, जो डैम बनाया जाता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वह होता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब उसके एनर्जी को हार्नेस करते हैं, यानी कि डैम के पानी को जब ऊपर से छोड़ा जाता है नीचे, तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? तो कभी कभी आपसे पूछेंगे कि जो हाइडल पावर प्लांट इसको बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हाइडल पावर प्लांट बोला जाता है, तो उसमें किस एनर्जी का कन्वर्सन किस में होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो डैम के पास ऊर्जा है उसको पानी को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? गति में आ जाएगा, यानी कि मोशन में आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ध्वनि का गति किस में न्यूनतम होता है? कम पूछा है आपसे। तो नॉर्मल तो हम लोग देखते हैं कि सॉलिड में जो है कम जो है ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ना लकड़ी दिया हुआ है, कास्ट मतलब लकड़ी होता है, तो इसमें यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें न्यूनतम होगा, ओके ना। चलिए, बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, वायु है, जल है और इस्पात है। ऐसे तो नॉर्मली आप लोग पढ़े हुए कि जो है ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? तो स्टील में जो है अधिकतम होता है, लेकिन ये सबसे सटीक आंसर नहीं है। अगर एक ऑप्शन अगर एल्युमिनियम डाल दे तब यह इस्पात नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको बताया था कि एल्युमिनियम का जो है 6420 मीटर पर सेकंड इतना इसका स्पीड होता है, स्पीड ऑफ साउंड एल्युमिनियम में। तो सबसे ज़्यादा होता है, स्टील से भी ज़्यादा। क्लियर है ना? स्टील क्या है? Fe+C। और अगर यहाँ स्टेनलेस स्टील बनाइएगा तो Fe के साथ क्रोमियम और साथ में निकेल मिला दीजिए, ठीक है, ये बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। तो सबसे ज़्यादा होता है देखिएगा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और गैसेस में सबसे कम होता है स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर? इसको याद रखिएगा। और ध्वनि का वेग अगर देखिएगा नॉर्मली अगर बात कीजिएगा तो 344 मीटर पर सेकेंड होता है ना। ऐसे अगर नॉर्मल बात करें अभी तब, ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पर इसका स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है। ध्वनि के बारे में बात किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्वेद ग्रंथि, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स के बारे में बात किया जा रहा है। सर्वाधिक जहां की त्वचा में उत्पन्न होती है वह है, तो देखिए हम लोग का जो कांक होता है आर्म पिट, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है आर्म पिट, वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे तो सब जगह देखिएगा, हाथ की हथेली होता है उसमें भी जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरा हाथ अभी भी जो है उसमें पसीना निकल रहा है, तो ये कुछ होता है, किसी किसी के हाथ से निकलता है पसीना, ठीक है ना। तो आर्मपिट में जो है क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो है स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और ह्यूमन में 3 जो है स्वेट ग्लैंड्स पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है जो हम लोग का आंसू होता है या पसीना होता है, आंसू या पसीना होता है, उसमें कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? ओके ना, तो उसमें NaCl पाया जाता है, ठीक है। हमारा बॉडी में तो सोडियम क्लोराइड है जो खाने वाला नमक है, तो वह जो है एक तरह का जो है जो स्वेट बन जाता है हमारा, क्या हो जाता है? एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वही निकलता है, ओके ना। तो NaCl उसमें होता है, इसीलिए नमकीन लगता है। आंसर इसका बी है। कोई टेस्ट करके नहीं देखा है, लेकिन नमकीन होता है। कभी कभी टेस्ट हो जाता है, कभी ज़्यादा पसीना आता है तो कभी कभी मुंह में चल जाता है, ठीक है। जो ललाट से अगर पसीना निकलता है तो कभी कभी मुंह में चला जाता है, तो उसे टेस्ट हो जाता है तो पता चलता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH का हॉल 2 है, C2O है या फिर HgBr है? आंसर इसका बी होगा MgOH का हॉल 2।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है से एक तरह का एसिडिक सब्सटेंस है। सही बात है? गलत बात है। एसिडिक सब्सटेंस नहीं है, बेसिक सब्सटेंस है। मेटल के साथ अगर कोई कंबाइन करता है, ठीक है, तो वह जो है से बेसिक ऑक्साइड बनता है MgO। उसके बाद जो है से H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो यह MgOH का Hol2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल के साथ जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वह बेसिक होता है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वह एसिडिक नेचर का होता है। ओके, चलिए, तो यह जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसको जो है से एंटासिड के जैसा इसको यूज किया जाता है। अब यह क्या है? तो देखिए, अगर एसिडिटी हो जाता है, हमारे जो स्टोमक होता है ज़्यादा अगर HCl प्रोड्यूस होता है तो एसिडिटी हो जाता है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यह क्या है? एसिडिक इफेक्ट का है, और अभी बताया था कि यह बेसिक इफेक्ट का होता है। तो एसिड और बेस जब मिलेगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। तो हम लोग का जो पेट में जो पेन होता है वह ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए ये यूज किया जाता है। MgOH का Hol2 है ना। इसका pH वैल्यू याद रखिएगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है 10 डायरेक्ट ना। आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा आता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अगर देखिएगा, खासकर हम जेएसएससी के एग्जाम के बारे में बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। आंसर इसका हो गया बी। AgBr से मुझे कुछ याद आ रहा है, एक होता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। AgBr जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, इस याद रखिएगा। और AgI का यूज जो है आर्टिफिशियल रेन में किया जाता है। देखते हैं ना मूवी में तुरंत पानी गिरने लगता है, तो वह AgI का कमाल है। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित जो बीटा रे है उसमें क्या होता है? रेडियो यहाँ पे एक्टिव जो है सब्सटेंस के बारे में बात किया जा रहा है, तो उससे जो बीटा रे बोल सकते हैं कि इमिट होता है, वह क्या होता है? तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो है चक्कर खाता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिवॉल्विंग जो है इलेक्ट्रॉन होता है अराउंड न्यूक्लियस, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात करें बीटा रे के बारे में तो इसको ध्यान रखिएगा, यह एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और जहां तक बात है यहाँ पे बीटा हो गया। अल्फा पार्टिकल के बारे में, तो अल्फा तो आपको पता होगा डबली आयोनाइड हीलियम एटम, इसको अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। इस पर डबल चार्ज होता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल है। और उसके बाद गामा रे आता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। तो कभी कभी ना है 3 तरह का रे आप लोग देखने को मिल जाएगा, अल्फा, बीटा और गामा। तो अगर इसको कभी कभी अरेंज करने के लिए आ जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका, वेवलेंथ कम होता है, इसका अरेंज करें तो अल्फा, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद बीटा और उसके बाद गामा। तो वेवलेंथ की अगर बात कीजिएगा तो सबसे कम तो इस जो है गामा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर ई होता है। लेकिन अगर पेनिट्रेटिंग पावर बोले, पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता, तो इसका करेक्ट ऑर्डर यही होता है, सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वह गामा रे का होता है। इसको ध्यान रखिएगा, अरेंज करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यह क्वेश्चन है 3 देख लीजिएगा, अल्फा, बीटा और गामा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए अल्फा जो रे है वह एक ही पार्ट को, यानी कि पेपर को जो है से क्या कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया, छेद दिया। ठीक है। दूसरी बात, बीटा रे का कैपेसिटी देख लीजिए थोड़ा सा, यह क्या किया, पेपर को छेद कर एल्युमिनियम को भी जो है थोड़ा सा पार कर लिया। तीसरा देखिए एक लेड का यहाँ पे रखा हुआ है, एक तरह का स्लाइड, एक तरह ब्लॉक बोलिए। तो क्या किया, गामा रे पेपर के साथ साथ एल्युमिनियम को भी जो है से छेद दिया, उसके बाद लेड को भी छेद के बाहर निकल गया। समझ गया, थोड़ा सा कम होते जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कम हो गया है लेकिन इसको पार कर गया है। तो इसका मतलब है कि पेनिट्रेटिंग पावर गामा रे का सबसे ज्यादा है, इसलिए यह डायग्राम मैं समझाने के लिए लिया था। ओके, तो अगर अरेंज करने के लिए आएगा अल्फा, बीटा और गामा, जो कि क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में, और स्टेट पीसीएस में अगर इस सब तरह का एग्जाम क्वेश्चन आए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, आता ही है अलग अलग एग्जाम में। तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा इस तरह से अल्फा होता है। ठीक है, अल्फा कभी कभी आप पूछ देते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, तो डबली आयोनाइड हीलियम एटम, ये आपको पूछा जाता है। तो एक पॉजिटिव पार्टिकल हो गया, और बीटा जो है एक निगेटिव पार्टिकल है, इसको ध्यान रखें। आंसर इसका बी हो चुका है। क्वेश्चन 10 है, हुक का नियम है। हुक्स लॉ के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह किस तक लागू होता है, तो वह जो है प्रत्यास्था सीमा तक ही जो है लागू होता है। आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है जो होता है स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस, सॉरी गलती बोल रहा हूँ, स्ट्रेस जो होता है STRESS, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो यही हुक का नियम होता है। आइए थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये हुक का लिमिट होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि प्रत्यास्थ सीमा तक ही एप्लीकेबल होता है। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, जिसमें आपको यहाँ से ये सब देखने को मिलेगा। और ये जैसे यंग मॉडुलस आता है जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर है, आंसर इसका बी है। हुक का नियम याद रखिएगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे पूछ देता है कि हुक का नियम कौन सा है। मानक तापमान यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बारे में बात किया जा रहा है, और प्रेशर के बारे में बात किया जा रहा है। किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन,
यहाँ पे द्रव का मात्रा, ठीक है ना, यहाँ पे द्रव है तो उसकी मात्रा का प्रति इकाई जो आयतन होगा, यानी कि जो कोई अगर लिक्विड है उसका प्रति इकाई यूनिट पर अगर बात कीजिएगा, उसका अमाउंट पर और प्रति इकाई आयतन के बारे में बात कीजिएगा, तो वह घनत्व को देता है ना, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वह डेंसिटी के बारे में बात करता है। डेंसिटी को ऐसे रो से हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं रो को स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के नाम से भी जो है जाना जाता है ना, जो कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे और इसको 9 में पढ़े होंगे आप लोग। तो यह घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर पता कीजिएगा तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। आंसर इसका ए है ना, घनत्व। और इसका कभी कभी यूनिट पूछ देगा तो क्या होगा, मास का केजी होता है, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा, क्योंकि तीन लेंथ का यह कॉम्बिनेशन होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तब इसका कोणीय संवेग निम्न में से किसके डायरेक्शन में होगा। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात किया जा रहा है। तो कोई एक पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी एक तल यानी कि प्लेन में जो है से एक नियत अक्ष यानी कि फिक्स्ड जो एक्सिस पर घूर्णन कर रहा है, तो उसका जो संवेग होगा वह घूर्णन अक्ष के साथ ही जो है से दिया जाता है। और ए जो होता है आपको देखिएगा निकाला जाता है इसका डायरेक्शन, तो वह निकाला जाता है राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। ओके ना, राइट हैंड थंब रूल आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी से जो है से निकाला जाता है। आंसर इसका डी है। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात किया जा रहा था। अच्छा, क्वेश्चन रहेगा एंगुलर मोमेंटम क्या वेक्टर है या स्केलर है, जरा बताइएगा कि स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, आपसे यह क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है। क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, तो बताइए जरा कि जो है आंसर दिए हैं कि नहीं आप लोग जानिए। तो आंसर इसका हो जाएगा यूरिया। यूरिया में जो होता है सबसे ज़्यादा जैसे नाइट्रोजन पाया जाता है 46%। ओके ना। और कुछ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपसे बात करूं तो यह यूरिया जो है लैब में बनाने वाला पहला कंपाउंड था, या ऑब्वियसली कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CNO। अमोनियम साइनेट को जो है हीट किया गया था, तो यहाँ से बना था NH2CONH2, यही जो है यूरिया है। तो यूरिया जो था पहला कंपाउंड था जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया था। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। ये डीएपी का नाम सुने हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट में भी नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा 18% होता है, और जबकि फास्फोरस की मात्रा इसमें 46% होता है। इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यूरिया बहुत फेमस है, अब डीएपी पूछेंगे। और शायद मुझे याद आ रहा है शायद 2022 में या डीएपी में सब जो परसेंटेज था या कुछ मतलब न्यूज में था यार डीएपी में, तो इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज 18 है और इसमें 46% फास्फोरस होता है। यानी कि यूरिया का में जितना नाइट्रोजन होता है उतना फास्फोरस होता है डीएपी में, और नाइट्रोजन 80% होता है, 18%। आंसर इसका डी है। यूरिया का फॉर्मूला देख लीजिएगा, NH2CONH2 होता है। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में बात किया जा रहा है। याद आ रहा है विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, और अ क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, वही है। तो अमीटर जो होता है ऐसे किसके लिए होता है, धारा, वोल्टता, पावर या फिर ऊर्जा। तो बहुत ईजी हो गया मुझे लगता है, ये जो है करंट को मापने के लिए अमीटर यूज किया जाता है, आपको पता होगा। इसका 2 एंड होता है जिसमें प्लस माइनस होता है, और इसको ना हमेशा हम लोग सीरीज में जो है कनेक्ट करते हैं। वोल्टता होता है वोल्ट मीटर, ये जो है आपको हमेशा जो है पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि इस तरह से देखोगे कि अगर तार लगा हुआ है यहाँ पे कोई डिवाइस, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो वोल्ट मीटर इस तरह से लगाया जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ओके ना। चलिए, पावर का यूनिट याद रखिएगा, वाट होता है P वाट, और इसका यूनिट इसका, और ऊर्जा का तो जूल होता है। P = VI होता है, आपको बताया था, वोल्टेज इंटू एम्पियर, या जो पावर होता है वह एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। पावर के लिए न्यूमेरिकल आता है इस पर। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। पराध्वनि आपको यहाँ से पूछा गया है, जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में। ओके, तो नोट होता है, मैक होता है, हर्ट्ज होता है या फिर रिक्टर होता है। तो इसको ना मैक बोला जाता है, सॉरी। हुआ क्या ना मेरे साथ कि जो पराध्वनि का ना मैं इंग्लिश बोल गया, बताइए ऐसा अब याद ही नहीं आएगा। ओह नो, पराध्वनि है, तो उसका जो है चाल मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यह जो होता है इसे यूज किया जाता है, नोट का प्रयोग किया जाता है। एक तरह का यह रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है वह नोट मेजर किया जाता है। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। मैक नंबर जो होता है यह स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट होता है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट मापा जाता है। हर्ट्ज पता होगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, जो कि 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है, और इसका ऐसा यूनिट पर सेकेंड होता है, या फिर जिसको हर्ट्ज बोला जाता है, ठीक है। रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है ना।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? निकलती पूछा गया, यानी कि कौन सा गैस जो है से रिलीज होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो रिएक्शन इसका अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा 6CO2 के साथ 6H2O होता है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है और फिर 6O2। तो जो गैस रिलीज हुआ ऑक्सीजन हो गया। तो आंसर तो इसका सी हो गया। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, जो कभी कभी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस निकलती है ऑक्सीजन रिलीज होती है वह कहाँ से आता है? तो यह ना H2O यानी कि वाटर से आता है। और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपको होता है, आपको पता होगा क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, ओके ना। लेकिन सांस लेने के लिए इन लोग भी ऑक्सीजन ही यूज करता है, ओके ना। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज किया जाता है। एक कच्चा पदार्थ है, यानी कि एक तरह का बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल होता है सब ना। CO2, H2O, क्लोरोफिल ये सब रॉ मटेरियल है, सनलाइट है सब किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ओके, अगेन बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। ये पूछता है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वह कहाँ से आता है? तो वो वाटर से आता है। और यह केमिकल रिएक्शन है, अगर ध्यान से देखिएगा तो यह सनलाइट का यूज किया जा रहा है, यानी कि ये जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी का कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको याद रखिएगा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। पित्तल है, पित्तल क्या बोलते हैं? इसको ना ब्रास बोला जाता है, ओके। तो ब्रास जो होता है पित्तल, उसमें क्या होता है? तो उसमें जैसे कॉपर और टिन मिला होता है ना, सॉरी कॉपर और जिंक होता है पित्तल में, Cu+Zn होता है, ओके। इसको ध्यान रखिएगा। प्लस में यहाँ पे कहीं कहीं निकेल है, तो Cu+Zn+ निकेल, ये जर्मन सिल्वर यह होता है, ओके। और एक सोल्डर आप लोग नाम सुने होंगे, सोल्डर जो कि यूज किया जाता है सोल्डरिंग में। तो उसमें ना लेड के साथ टिन होता है, Pb+Sn। तो मिश्र धातु क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, या मेटल बोलिए, नॉन मेटल भी कभी कभी होता है, सामंगी मिश्रण होता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अलग अलग मेरा लेक्चर चेकआउट कीजिएगा तो बहुत सारा जो है से आपको मिल जाएगा। और ऐसे तो जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ वो अलग अलग एग्जाम का होता है। इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सबका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। हर एक ऑप्शन को मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए, आंसर इसका भी है कॉपर प्लस जिंक मिलकर यह बनता है पित्तल, ओके ना, पित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में प्रयोग की जाती हैं? तो देखिए, सौर कुकर यानी कि सोलर कुकर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सोलर कुकर में जो है देख लीजिए, औरक्त यानी कि जो इंफ्रारेड आप लोग पढ़े हैं ना, इंफ्रारेड, वही यूज किया जाता है सन का, ओके। यहाँ पे कुछ है नहीं। सोलर कुकर देखिएगा तो यहाँ पे एक ब्लैक मटेरियल आपको अंदर में यहाँ पे यूज किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो है से मिरर लगा होता है जो कि लाइट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करके यहाँ देता है। और यहाँ पे ब्लैक मटेरियल रहता है। तो ब्लैक जो सरफेस होता है वह टेम्परेचर को, या बोल सकते हैं सनलाइट को ट्रैप करता है, और इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो ये सब तो कुछ तरह का सेटअप होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इंफ्रारेड यूज होता है, और इंफ्रारेड रे वही रेड है जो कि जो टीवी का रिमोट होता है उसमें यूज किया जाता है। तो यही रिमोट में भी औरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड यूज होता है, ठीक है। चलिए, और ये पराबैंगनी किरण पता है ना, डायरेक्ट अगर पड़ जाएगा हाथ पर तो आपको जो है से स्किन कैंसर हो सकता है, यानी कि वहाँ का सेल जो है से डायरेक्ट जो है से जल जाएगा, ठीक ही नहीं होगा। ग्रंथि जो कि शरीर को तापमान को बनाए रखती है वह क्या है? तो वह जो है से हाइपोथैलेमस जो है से आपको ग्रंथि देखने को मिलेगा। तो हाइपोथैलेमस ये ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, यही जो है से टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके यह ऊपर पाया जाता है, ओके ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को ना मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि अदर जो ग्लैंड होता है उसको यह रेगुलेट करता है, उसका जो सीक्रेशन होता है। और जो पिनियल ग्लैंड है वह पूरा बॉडी में जो है सबसे छोटी ग्लैंड है, मात्र इसका वेट 0.5 ग्राम होता है पिनियल ग्लैंड का। और ये जो पिनियल ग्लैंड है इसको ध्यान रखिए, उसको द थर्ड आई के नाम से जाना जाता है, द थर्ड आई ना, यानी कि TT हो गया, द थर्ड आई। तो पिनियल ग्लैंड को द थर्ड आई के नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पिनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड वो सबसे ज़्यादा होता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये गला में होता है, आपको पता होगा। और इसके सिक्रेशन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन ना, इसको ध्यान रखिएगा। BCG बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ठीक है ना, इसका स्पेलिंग अपने आप में एक चैलेंजिंग है। इसका स्पेलिंग आप लोग लिखिए, BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट एंड ग्यूरिन।
इसका आप लोग नाम लिखिए, बता दिया ना, स्पेलिंग टफ है, इसको लिखिए जरा। तो बीसीजी का जो टीका होता है किसके लिए होता है? मीजल्स के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस ए के लिए। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, आंसर इसका बी है, इसको देख लीजिएगा। ये जो है ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है। ओके, बाकी जो मीजल्स है खसरा होता है, ये भी जैसे वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो जैसे ये भी वायरस है, जो कि आपको पता होगा 2014 में WHO हम लोग को सर्टिफिकेट दे दिया है, हम लोग पोलियो फ्री हैं 2014 से। और हेपेटाइटिस ए भी जो है वो एक वायरस से होने वाला डिजीज है। और कोविड-19 तो आपको पता होगा, ये भी एक वायरस से होने वाला रोग है, कोरोना वायरस, ठीक है ना। इसका वायरस का नाम क्या है? SARS-CoV-2 ना, पहले भी एक बार आया था यार, ठीक है ना, उसका छोटा भाई आ चुका था, बड़ा भाई आया था। तो SARS-CoV-2 इसका वायरस का नाम है, कोरोना का है। पूछा जा सकता है, कोविड-19 जो है बहुत न्यूज में रहा था, और उसके बाद पहला बार जो है एग्जाम आपका होने वाला है झारखंड में, ठीक है। तो पुराने चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा, जो कि साल 2 साल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना, और बाकी सारे जितने भी ऑप्शन है वो वायरस से होने वाले रोग हैं। टीबी कौन सा अंग को प्रभावित करता है, जरा ये बताइएगा। टीबी रेस्पिरेटरी डिजीज, लंग को अफेक्ट करेगा, ठीक ना। चलिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, यानी कि जो सेल होता है उसका पावर हाउस किसको कहते हैं? तो ये बहुत ईजी है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। राइबोसोम्स लिखा हुआ है, राइबोसोम्स इसमें इसको बोलते हैं आप लोग। और राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन का जो है सिंथेसिस होता है ना, प्रोटीन का जो संश्लेषण आप लोग कहते हैं वह राइबोसोम्स में होता है। और बाकी एक होता है आपका लाइसोसोम, इसको कोशिका का आत्मघाती थैली बोलते हैं, यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, अपना ही सेल को कभी कभी ये खा जाता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या फिर टूटा फूटा अंग होता है उसको यह खा जाता है और सेल को साफ रखता है, ठीक है ना। आंसर इसका डी है, ओके, ये तो ऑप्शन था। माइटोकॉन्ड्रिया इसको होगा, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस यहाँ पे किया गया है। तो यह लार्ज होता है प्लांट सेल, और यह जो है स्मॉल साइज होता है इसकी तुलना में, प्लांट की तुलना में। इसमें ना सेल वॉल एब्सेंट जो है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल है, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट जिसको प्लेस्टिड के नाम से जानते हैं, जो कि अलग अलग कलर का होता है, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब होता है। तो इसमें जैसे प्लांट की को आवश्यकता होता है, अलग अलग कलर का प्लेस्टिड्स होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा कुछ एनिमल सेल में आवश्यकता नहीं है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। हम लोग कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं, तो हम लोग की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूक्लियस जो होता है पेरिफेरल होता है, यानी कि वन साइड में लाई करता है प्लांट में, जबकि एनिमल में जो होता है सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसमें जो है सेंट्रियोल्स जो है एब्सेंट होता है, जिसकी सेंट्रियोल्स इसमें प्रेजेंट होता है। आंसर इसका हो चुका है, देख लीजिएगा डी। वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? तो आंसर इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके ना। तो यह जो तापमान में वृद्धि का कारण है। ऐसे देखिएगा, जो मीथेन गैस है ये भी जो है एक ग्लोबल वार्मिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा हार्मफुल है, 80 गुना यह ज़्यादा हार्मफुल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसको ध्यान रखिएगा। CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक ना, जो आपको देखे होंगे ओजोन लेयर में जो छेद हो जाता है वह CFC के चलते भी होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, ठीक है, जो कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। नेचुरल गैस 85% लगभग बोलिए, 95% तक बोल सकते हैं कि इसमें पाया जाता है मीथेन। निम्नलिखित में से किस के कारण दूध दही में परिवर्तन होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन होना किस तरह का परिवर्तन है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोला जाता है, यानी कि यह इरिवर्सिबल है। कवक, जीवाणु, विषाणु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह बैक्टीरिया के चलते होता है। नाम ही इसका लैक्टोबैसिलस, क्या नाम था? लैक्टोबैसिलस। एक बैक्टीरिया से जो है यह कन्वर्सन होता है दूध का दही में, ठीक है। आंसर इसका बी है। जीवाणु बोला जाता है बैक्टीरिया को, विषाणु बोला जाता है वायरस को, इसको कवक को फंगस बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब बच गया एल्गी, जो 4 को होता है, तो उसमें सवाल हो जाता है हिंदी इसका। चलिए, ये भी हो गया, इसको एल्गी बोला जाता है। और एल्गी और फंगस मिलता है तो क्या बनता है? लाइकेन बनता है, आपको पता है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिससे लेटेस्ट पेपर बनाया जाता है। जो लैक्टोबैसिलस होता है, इसका देख लीजिएगा, शेप देख सकते हैं किस तरह का है। तो यह रोड शेप का होता है ना, अलग अलग तरह का जो है आपको बैक्टीरिया का साइज मिलेगा, शेप मिलेगा, ये साइज भी अलग अलग मिलता है। यह रोड शेप का लैक्टोबैसिलस होता है, रोड शेप हो जाएगा, आपको स्पाइरल कुछ देखने को मिल जाएगा, कुछ स्पेक्ल कलर में होता है। तो लैक्टोबैसिलस में कम से कम आपको बता दिया कि यह जो है रोड शेप का होता है।
ठीक है, ये हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है, ये यूजफुल बैक्टीरिया है, पता है ना, दही में तो होता है। फल जमीन पर किस बल के कारण गिरता है? चुंबकीय, विद्युत स्थितिक, मांसपेशी या फिर गुरुत्वाकर्षण। चलिए इसका इंग्लिश बताते हैं, बहुत लोगों को मतलब गड़बड़ लग रहा होगा क्या है भाई। तो चुंबकीय को ना मैग्नेटिक फोर्स के आप लोग नाम से जानते हैं। विद्युत स्थितिक को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़े हैं ना क्लास 12 जो पढ़े होंगे उसमें आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके ना। थोड़ा बहुत आप लोग पहले मतलब कभी पढ़े होंगे फोर्स नाम, तो वहाँ पे पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। उसके बाद आता है यहाँ पे मैंने एक तरह का ये फोर्स ही है। उसके बाद मांसपेशी यानी कि मस्कुलर फोर्स के बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स को पूरा दुनिया जानती है, ठीक है। तो इसमें जो पाया जाता है फल जमीन पर जो गिरती है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगा हुआ ना, चार्ज पार्टिकल आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे लगता है, और मैग्नेटिक आपको पता होगा जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें लगता है, या अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहाँ भी चुंबकीय बल लगता है। जो हाई वोल्टेज वायर होता है ना उसके चारों तरफ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, तो नज़दीक भी जाइएगा ना तो वो आपको अटैक कर लेगा। और मांसपेशी तो हम लोग जो वर्क करते हैं, हमारे का जो मसल होता है उसमें जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, जैसे साइकिल चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो सब में आंसर इसका डी है। ये देख लीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा F = मा होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी कि जी से। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है Gm/r²। एम जो है से मास जो होता है m1 है वो m2 है। अगर यहाँ पे अर्थ के बारे में बात कीजिएगा तो बड़ा m जो है अर्थ के बारे में है, और यहाँ पे ये जो m होता है वो दूसरा एक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ले लेते हैं। और फर्स्ट और सेकेंड को आप लोग करते हैं अगर इक्वेट, तो यहाँ से G = Gm/r² आता है, ठीक है ना। छोटा g और बड़ा g में रिलेशन है। छोटा g जो होता है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो बड़ा वाला g है वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ओके ना। इसका वैल्यू कितना होता है तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट इंपॉर्टेंट है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है ना। मुझे लगता है इसको रटना नहीं पड़ेगा, ये फॉर्मूला बैठाइएगा इसको यहाँ से। तो एफ का क्या होता है न्यूटन, रेडियस का स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, मास दो को मिला तो केजी हुआ, लेकिन ये नीचे जाकर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला को याद रखिएगा तो, ओके ना। और लॉ ऑफ जो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया था वह न्यूटन के द्वारा दिया गया था, लेकिन लॉ ऑफ जो फ्री फॉल था वह गैलीलियो गैलीली के द्वारा दिया गया था। इसको याद रखिएगा। लॉ ऑफ फ्री फॉल जो है लोगों को लगता है कि न्यूटन ही दिए थे, ऐसा कुछ बात नहीं है। और इलेक्ट्रॉन इस समय जो लगता है चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसमें चार्ज का स्टडी किया जाता है एट द स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। एक विद्युत चुंबक बना होता है, आइए जरा देख लेते हैं। क्लास 10th में इस तरह का आप लोग देखे होंगे। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में इस तरह का जो स्ट्रक्चर आप लोग देखते होंगे, कॉपर का वायर होता है, तो इसको अगर फेरा बहुत नंबर ऑफ जो टर्न्स इसको बना दिया जाता है, तो इसको हम लोग परिनालिका बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको सोलेनॉइड बोला जाता है, क्लियर है। तो इसको देख लीजिएगा। तो इसको जब अगर बैटरी के सिरे से अगर कनेक्ट कर दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बैटरी के सिरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, ओके ना, तो इसके चारों जो मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है चारों तरफ जो है देखने को मिलेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो है रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के द्वारा, जैसे कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे बात किया जा रहा था, क्यों बताया परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड के बारे में। तो देखिए सोलेनॉइड का यूज किया जाता है कि अगर सोलेनॉइड बनाकर इसके अंदर अगर सॉफ्ट आयरन रख दिया जाए, सॉफ्ट आयरन समझते हैं ना, नर्म या मृदु लोहा इसको बोला जाता है, तो यह जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जाना जाता है, विद्युत चुंबक। और दो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, जैसे आप लोग देखो कहीं मैंने गाड़ी पलट गया, या कोई चीज़ हैवी ऑब्जेक्ट्स है जो कि लोग लगभग बोल सकते हैं कि आयरन या कोई मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, तो उसको लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह जो ऐसे ले जाने में काम किया जाए। जैसे कोई गाड़ी पलट गया, ठीक है, तो उसको हैवी जो मतलब उसको उठाने के लिए जो आएगा मैग्नेट, तो उसको आएगा इस तरह का जो उसका अपर सरफेस, उसमें यहाँ पे ना मैग्नेट लगा देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसको ये ना पकड़ लेगा, उसके बाद इसको उठा लेगा। तो जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, ये वाला जो पार्ट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे इसको दूसरा जगह ले जाकर रखा जाएगा इस गाड़ी को, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा, तो यह अपने आप छोड़ देगा। नहीं तो क्या होगा ना, हैवी मैग्नेट लगा दीजिएगा तो इसमें छोड़ा नहीं पाइएगा आप लोग फिर, ठीक है, इसका चित्रे उड़ जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना नरम लोहे का यूज किया जाता है विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में। और अगर परमानेंट मैग्नेट आपको बनाना है तो आप लोग स्टील का यूज कर दीजिए, स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि एक आयरन प्लस कॉपर से मिलकर बना होता है स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जो कि बताया था आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम मिला दीजिए। अच्छा लास्ट क्वेश्चन था
दैट्स इट फॉर दिस क्लास। इतना ही आज खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो आपको पता है क्या करना है, शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके, यूट्यूब पर ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब का अकाल पड़ा रहता है, तो अगर अच्छा लगता है जरूर किया कीजिए। ओके, अगर चीज़ें अच्छी हैं तो शेयर कर दिया कीजिएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन का अगर आंसर पूछा जाता है तो उसको जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय।